नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर ज़ैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में और मैं बहुत दिन बाद यूट्यूब पे वापस आई हूँ क्योंकि मैं एक लंबे ब्रेक पर थी और आज एक बड़ी खबर के साथ मैं आप सबके साथ आई हूँ और 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं। कर्नल दानवीर सिंह और अरविंद सहारन दोनों ही मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद जी। सर एक खबर जो पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो ये कि दाऊद इब्राहिम को ज़हर देकर मार दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के हवाले से ये खबर फैली और आग की तरह फैली। इंडियन मीडिया ने भी उन्हीं को सोर्स मानकर इस खबर पर पूरा विश्लेषण कर डाला, फिर बहुत सारे दावे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले कर्नल साहब मेरा सवाल यही है कि अब तक भारत की किसी भी एजेंसी की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसा कोई दावा नहीं है। पाकिस्तान ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो फिर किस बिना पर इस पूरी खबर पे इतने चर्चे हो रहे हैं भारतीय मीडिया में कि भाई दाऊद इब्राहिम मारा गया, घर में बेहोश हो गया, ज़हर दे दिया, उसके रिश्तेदारों ने भी तस्दीक कर दी। क्या है इसके पीछे का क्रेडिबल सोर्स? देखिए अब इस पूरे अगर इसके प्रकरण को देखा जाए तो ये ज़रूर ज़रूर चीज़ सामने आई है कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत ज़रूर नासाज हुई थी, खराब हुई थी और वो हॉस्पिटल भी गया था। तो अब ये उसके अंदर पॉइज़न वाला एंगल भी जोड़ जोड़ दिया गया बाद में और वगैरह-वगैरह। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना होगा हमें कि दाऊद इब्राहिम की उम्र हो चली है अभी। और उम्र के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आदमी अस्पताल के चक्कर लगा ही लेता है। तो एक वो भी एंगल एक मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ऐसा भी एक तज्ज़ियाकार ने कहा है कि एक ये भी एंगल हो सकता है और ये उस टाइम में हुआ जब पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज़ जो हैं बंद कर दी गई। तो लोगों ने इसको इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर दिया। अब वो बात और है कि ये जो इंटरनेट सर्विसेज़ थी ये पीटीआई के एक वर्चुअल जलसे को लेकर थी। अब पाकिस्तान एक वैसे अदरवाइज़ बहुत ही मिस्टीरियस कंट्री रहा है। अब क्या सही है, क्या गलत है, ये आप कभी भी सच नहीं जान पाएँगे। एकदम से तो नहीं जान पाएँगे, कुछ समय बाद ज़रूर इसकी परतें खुलेंगी। जहाँ तक यूट्यूबर्स का सवाल है इसमें मैं आरज़ू काज़मी का नाम लूँगा क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर पूरी मीडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर प्रोग्राम्स हुए बड़े-बड़े चैनल्स के ऊपर, उन्हीं के वीडियो के हवाले से सारी गुफ्तगू हुई। तो अब ये वो जाने कि उन्होंने किस बेसिस पर, किस बिना पर ये खबर उठाई, उछाली। लेकिन जो समझ में आता है अभी टोटली एट द एंड ऑफ इट वो ये है कि ये एक फेक न्यूज़ लगती है और र्यूमर लगता है। लेकिन इसमें पिछले 24 घंटे के अंदर सबको एक तरीके से घुमा दिया और ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया और इंटरनेट की पावर को दर्शाता है कि किस तरीके से एक र्यूमर एक डिसरप्शन पैदा कर सकती है, एक नैरेटिव सेट कर सकती है और 24 घंटे अगर आप इसको नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से समझें, तो बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है और इस 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। वो बात और है कि इस वाली खबर के अंदर हम लोगों की दिलचस्पी दूसरे किस्म की थी, तो उससे कोई अराजकता वाली चीज़ नहीं पैदा हुई। बट आप ये मान के चलिए, ये सोचिए कि अगर कोई र्यूमर ऐसी बना दी जाए जिसका असर 24 घंटे तक आपके मुल्क में रहे और जिसके बिना पर तसादुम हो जाए, तनाव हो जाए, तो आप सोच के देखिए कि कितना खतरनाक ये र्यूमर बाजी का खेल हो सकता है। जी। बिल्कुल और बहुत ही जायज़ सवाल है और इसी सवाल को लेकर मैं अरविंद आपके पास आ रही हूँ। अरविंद हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, क्राइसिस से गुज़र रहा है, वो सबके सामने है और ऐसे में आसिम मुनीर साहब यूएस की विज़िट पर भी हैं और पाकिस्तान लगातार टेररिज़्म से अपना पल्ला झाड़ता रहता है, जबकि हम सब जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आईएसआई या पाकिस्तान इस तरह की कोई भी कदम उठाएगा कि वो दाऊद इब्राहिम को ज़हर दे दे और फिर यूट्यूबर्स उस खबर को लेकर पूरी दुनिया में आग लगा दे एकदम? देखें जी, आपका सवाल अपने आप में बहुत ही वसीह है। माफ़ करें मैं थोड़ी उर्दू बोलता हूँ, कुछ सालों जी, से जी, उर्दू बिल्कुल। पढ़ने का मुझे कुछ हाँ, ज़्यादा ही बोलिए। शौक है और पाकिस्तान को ऑब्ज़र्व करते-करते, वहाँ की उर्दू अखबारात पढ़ते-पढ़ते कुछ उसका असर मेरी ज़बान पर भी हो चला है।
तो अब बात ये है कि मैं सबसे पहले तो चलिए आप ही के सवाल का जवाब दे ये जो आपने पूछा है इसका जवाब मैं दे देता हूँ। दाऊद इब्राहिम पिछले 30 साल से हिंदुस्तान से फरार है, कमोबेश 1993 की बॉम्बिंग के बाद से ही वो हिंदुस्तान से फरार है। बॉम्बिंग हुई, बॉम्बिंग से बिल्कुल ये कहें कुछ घंटे पहले ही वो अपनी पूरी फैमिली को लेके दुबई भाग गया। उसके बाद से जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी क्रेडिबल रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी गवाही अगर आप देखें और वो हिंदुस्तान की हमारी तमाम एजेंसीज ने और फिर अखबारात में हर जगह पे ये चीजें आई हैं, तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के ताल्लुकात आज इस वक़्त कहाँ खड़े हैं, हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए। तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में कि जब पाकिस्तान के ऊपर आपने एक वहाँ की इकोनॉमी की बात की, जब मईशत पाकिस्तान की डूबी हुई है, उनके ऊपर इल्ज़ाम ही इसी बात का है कि ये जी चाहे 26/11 के जो परपेट्रेटर्स हैं, उनको पनाह देते हैं, ये 93 की जो बॉम्बिंग हुई है, उसके जो पीछे हमलावर थे ये उनको पनाह देते हैं। तो दाऊद इब्राहिम का मारा जाना और उसकी खबर लीक हो जाना पाकिस्तान की मीडिया में या इंडियन मीडिया के अंदर, ये पाकिस्तान को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। दाऊद इब्राहिम जिंदा भी है या बहुत पहले मर चुका, हम ये भी नहीं जानते। लेकिन कुछ साइंस होते हैं, मसलन कि अगर दाऊद इब्राहिम की मौत हो जाती है और ये जो 1-2 दिन के अंदर पिछले 1-2 दिन में हुई है, तो दाऊद इब्राहिम जिस इलाके से मुंबई में आते हैं, वहां पर किसी ना किसी सोर्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचेगी और फिर उनका गायबाना जो है नमाज जनाजा भी वहां पे पढ़ाया जाएगा, जैसे कि एक ये कहें कि ये एक तरह की ये एक रस्म है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात उन लोगों की भी कहनी है जो कि दाऊद इब्राहिम को सालों से फॉलो करते आ रहे हैं और दाऊद इब्राहिम के ऊपर उन्होंने रिपोर्टिंग की है सालों साल तक और उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके कौन से कॉन्टेक्ट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, उन लोगों की जो अपनी रिपोर्टिंग है जो मैंने पढ़ी है, मैं उसके बेसिस पर आपको ये बात बता रहा हूं। फिर आ जाते हैं इसी खबर की तरफ। ये इंडिया टुडे ने इसके ऊपर एक स्टोरी की है जो कि अब तक की सबसे क्रेडिबल स्टोरी है, अरविंद ओझा और अंकित कुमार की। इसमें वो ये कहते हैं दाऊद इब्राहिम नीदर पॉइजन्ड नॉर डेड इंटेल सोर्सेज, और उन्होंने कहा है कि जी हमारे ये जो क्रेडिबल सोर्सेज से हम ये बात की जो बिल्कुल पुष्टि कर देते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि जी ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एक बात तो ये तय हो गई कि दाऊद इब्राहिम कभी मारा भी गया तो पाकिस्तान का मीडिया कभी रिपोर्ट नहीं करेगा। वजह बड़ी साफ है, रिपोर्टिंग करने का मतलब ये होगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था, इस बात को भी कबूल कर लेना, जिसको इंडिया भी इस्तेमाल कर सकता है उनके खिलाफ। क्या उन्हें बिल्कुल नहीं पता इस बात का? फिर अब हम ये देखें कि ये 2 दिन से जो खबर आई है, ये खबर कौन लोग दे रहे हैं? क्या ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं? क्या इनका कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है? तो इस सवाल का जवाब तो हम सब जानते हैं कि ये मेरी आपकी तरह आम इंसान है जो यूट्यूब पर आके अपनी बात रखते हैं। मैं तो अपने आप को जर्नलिस्ट भी नहीं कहूंगा, हाँ पाकिस्तान ऑब्जर्वर कहूंगा, एक ये कि ज्यादा कह लें तो पॉलिटिकल एनालिस्ट कह सकता हूं कि जो भी सियासी सूरत हाल होती है उस पर अपना तजिया रख देता हूं। लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ के मैं ये कहूं कि जी मेरे ये कॉन्टैक्ट हैं, मेरे वो कॉन्टैक्ट हैं, ये है वो हैं, तो फिर मेरी कोई पब्लिकेशंस भी सामने आनी चाहिए कि भाई अरविंद तुमने क्या कुछ पब्लिश किया है, जरा बताओ 10-15 साल में। तो मैं कहूंगा जी मैंने तो यूट्यूब पर ही किया है, जो कुछ किया है आपके सामने है। तो दाऊद इब्राहिम जैसा शख्स इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड, दुनिया के अंदर अगर आप जो टॉप 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनमें दाऊद इब्राहिम का नाम है, और एक आम सी यूट्यूबर ये खबर दे देती है, ये तो पाकिस्तान के लिए वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए बाहैसियत एक शर्मिंदगी का मुकाम है कि एक चलते फिरते हमारे जैसे आम लोग ये खबर लीक कर दें, जैसे दाऊद इब्राहिम ना हो गया कोई गली का गुंडा हो गया। ऐसा है जी, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने ने जाके पाकिस्तान देखा है। मैंने कराची देखा है और मैं क्लिफ्टन पर भी गया हूं।
मगर मेरी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई किसी से। ये जानता था, मैं कहीं ना कहीं पढ़ा था कि जी दाऊद इब्राहिम का घर है क्लिफ्टन पे, ये बीच है और रोड रोड के ऊपर ये घर है उनका। मगर ये पूछने की मेरी भी हिम्मत नहीं है कि भाई बताओ तो जरा कौन सा घर है दाऊद इब्राहिम का, क्योंकि आपको क्या पता कि आपका ड्राइवर मुमकिन है कि वो एजेंसीज का प्लांटेड बंदा हो। और मैं क्यों पूछूं जब मैं एक आम टूरिस्ट की हैसियत से उस मुल्क में गया हूं। हाँ, क्या पाकिस्तान की एजेंसीज को नहीं पता कि भाई ये शख्स जो हमारे मुल्क में आ रहा है ये कौन है? उन्होंने ना ही तो मुझे किसी ने परेशान नहीं किया पूरे मुल्क के अंदर। उसकी सिंपल वजह यह है कि मैं उन चीजों पर बात करता हूं जो कि ऑलरेडी प्रिंट मीडिया में या कहीं ना कहीं पर आ चुकी होती हैं। अब ये जो शख्स हैं दाऊद इब्राहिम, आप अंदाजा करें एक बाहैसियत एक मुल्क के लिए कितनी शर्मिंदगी का मुकाम होगा अगर इसकी वेयर अबाउट्स या इसकी पिक्चर्स भी सामने आ जाएं। आखिरी तस्वीर दानवीर साहब बता देंगे दाऊद इब्राहिम की कौन सी देखी है? मैं छोटा था, अब जवान हो गया हूं, वही तस्वीरें देखकर बड़ा हुआ हूं, नई तस्वीर नहीं देखी है कोई दाऊद इब्राहिम की। आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितनी हाई टेक सिक्योरिटी में रहता होगा अगर वो जिंदा है भी तो, और अगर रहता भी है पाकिस्तान में तो अब एक आम यूट्यूबर जो है वो ये खबर लीक कर देते हैं। इस खबर के बारे में मैं इतना आपको बता दूं कि इसकी जो टाइमिंग है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी वर्चुअल रैली होने जा रही थी इमरान खान की। वो इतनी बड़ी रैली थी कि आप अंदाजा लगाएं कि यूनाइटेड स्टेट्स में पीटीआई के जो उनके सोशल मीडिया के हेड हैं उन्होंने इस रैली के लिए इमरान खान की आवाज में और उनकी शक्ल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया हुआ इमरान खान भी बनाया, जिसके वीडियोस भी आपको सर्कुलेट होते मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा इवेंट था और सबको पता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पिछले कुछ अरसे दराज से इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है। वजह बहुत साफ है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। ठीक उसी वक्त में यह खबर लीक होती है कि जी दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर दे दिया है, ये है वो है। आप अंदाजा करें अंबर साहिबा, ये खबर जो है किसका फायदा है किसका नुकसान है? इंसान के अंदर हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है अगर हम सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते। माफ करें मैं वक्त थोड़ा लंबा ले रहा हूं, मेरी आदत है नहीं, नहीं, थोड़ी प्लीज। जाने की। जी, तो जी। अगर हम सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है ताकत अगर हमने वो खो दी है तो पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है हमारी। तो अगर तो इमरान खान की रैली कामयाब हो जाती और इंटरनेट पाकिस्तान में उस तरह से सस्पेंड नहीं होता तो कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ये कहें कि धक्का होता कि जी वो इमरान खान तो बावजूद कि वो जेल में है, बावजूद कि उसकी पार्टी को आपने तोड़ दिया, वो फिर भी मुल्क का सबसे पॉपुलर तरीन लीडर है। ये एक तमाचा था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर वो रैली कामयाब हो जाती। इसलिए ये खबर जो है, सॉरी टू से, ऐसी खबरें जारी करवाई जाती हैं। एक मुल्क जो ये कह रहा हो पिछले 30 साल से कि हमारे यहां पर दाऊद इब्राहिम नहीं है, उसी मुल्क की एक यूट्यूबर इस्लामाबाद में बैठकर ये बात कहे कि जी उसको जहर दे दिया गया है, तो क्या वो ये नहीं जानती कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम कबूल कर रहे हैं कि उसकी पाकिस्तान में मौजूदगी है दाऊद इब्राहिम की। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान के अंदर आर्मी साबिक आर्मी चीफ की जो ग्रैंड डॉटर हैं खदीजा शाह, उनको नहीं बख्शा गया है जी, वो पिछले कुछ महीनों से जेल में हैं। और ऐसे टाइम पर एक खबर कोई एक खातून लीक कर दें कि जी इमरान ये तो दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया है और ये है वो है, ऐसे खबरें नहीं हो जाती हैं, उसको गायब कर लिया जाएगा, रातों रात उठा लिया जाएगा। और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान पर 24 घंटे में देखता हूं कि उस मुल्क में क्या हो रहा है, वहां के अंग्रेजी अखबारों को, उर्दू अखबारों को पढ़ता हूं और जी। सेंसेशनलिज्म की मैंने कभी जिंदगी में कोई बात रखी ही नहीं। एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है, वायरल होना, पॉपुलर होना हर कोई चाहता है, लेकिन ये हथकंडे ठीक नहीं है। अच्छा, ये हुआ कैसे, मैं थोड़ा सा ये और बता दूं। जी। दो लोग लफ्ज हैं जी इसमें, आप जाएं डिटेल्स चेक करें, मेरी हर एक बात को आप जो है ना फैक्ट बेस्ड आप चेक करने की कोशिश करें। आरजू काजमी बात करती हैं, एक इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, नाम नेहाद रोहित शर्मा उनका नाम है। रोहित शर्मा ने ये स्टोरी सबसे पहले ब्रेक करी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आरजू काजमी सारे नंबर ले गई।
रोहित शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर ये बात सबसे पहले कही। वेरी बैड। आदमी ने उसके 3 घंटे बाद एक वीडियो बनाया। अच्छा, रोहित शर्मा ये कहते हैं, और आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, 2,80,000 के करीब लोगों ने देखा है। कहते हैं कि मेरे एक बहुत ही रिलायबल सोर्स, मेरे बहुत ही जिनके ऊपर मैं यकीन करता हूं, उन्होंने मुझे ये खबर दी है, उनकी खबर कभी गलत होती नहीं। तो फिर कुछ ही घंटों बाद ये खबर आरजू भी दे देती हैं। हुआ क्या, आरजू काज़मी ने फोन किया होगा रोहित शर्मा को और कहा तुम्हें पता है इस तरह से हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। उसने कहा ठीक है, उसने कहा मैं तो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अभी, हमारे यहाँ तो इंटरनेट डाउन है, तुम एक काम करो, इस खबर को ब्रेक कर दो। उसने उसे ब्रेक कर दिया और आरजू ने उसी खबर को बेसिस बना के कि जी सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, आगा खान हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, और ये खबर फिर आग की तरह फैल गई। इससे हुआ क्या, इमरान खान की जो आवाज थी उनकी, वो चाहे आप उनकी सियासत से एग्री करें ना करें, वो एक अलग बहस है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि वो आज मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है। तो हिंदुस्तान में बहस ये होनी थी कि इमरान खान की पार्टी की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेट सस्पेंड कर दिया। नेट ब्लॉक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट सस्पेंशन और ये जो सारी चीजें हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक वॉच डॉग है, उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्टिंग की है कि क्या हुआ एग्जैक्टली और क्या नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा एक ऐसी खबर थी जो कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनती। लेकिन जी इंडियन मीडिया ठहरा इंडियन मीडिया, उन्हें मिर्च मसालों से ज्यादा प्यार है, ऐसी खबरों से ज्यादा प्यार है जो झूठी हो, और जिस खबर के ऊपर वो पाकिस्तान को घेर सकते थे वो खबर नीचे रह गई और दाऊद इब्राहिम साहब की मौत की खबर ऊपर आ गई। पता नहीं कितनी दफा दाऊद इब्राहिम मारे जा चुके हैं, इससे पहले सुना है इस बार उनको जहर दे के मारा गया है। जी, तो पहले कभी कोरोना, कभी हार्ट अटैक, और अब हार्ट अटैक कोरोना के बाद अब ज़हर पिलाया गया है दाऊद इब्राहिम को, और एक बार फिर मारे जाने की कोशिश है, लेकिन वो बार-बार मरते हैं और बार-बार ज़िंदा हो जाते हैं। कर्नल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आरबित ने इस पूरी सूरत-ए-हाल को हमारे सामने रखा है और काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं कि किस तरह से एक इंडियन मीडिया, जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हमारे पास बड़ा मीडिया का एक सिस्टम है, वो यूट्यूबर्स के हवाले से खबर दिखा रहे हैं, उनको सोर्स दिखाकर। क्या इतने बड़ी मीडिया के पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं है? उनके पास जो एजेंसीज़ हैं हमारी, उनके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन दिखाएँ मीडिया के सामने और सही तरह से एनालिसिस करें। उसी को सोर्स दिखाकर आप एक चटपटी मसालेदार खबर दिखा रहे हैं दुनिया के सामने। क्या ये नहीं लगता कि यूट्यूबर्स हमारे ही पूरे सिस्टम पर इतने हावी हो गए हैं कि हम उन पर बेस्ड हो गए हैं? वो किस तरह से उन्होंने पिछले 24 घंटे में पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया और उसी खबर पर सब लगे रहे। इस देखिए पूरे को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, अगर आप इंडियन टेलीविजन की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इसकी साख गिरी है, इसका रेलेवेंस कम हुआ है, और इन्फो एंटरटेनमेंट की तरफ और इन्फो एंटरटेनमेंट की तरीके से इसको देखा जाता है। चाहे कोई भी संजीदा से संजीदा कोई खबर हो, उसके अंदर आपको ड्रामा, उसके अंदर आपको वर्क्स नजर आएगा, उसके अंदर खबर से ज्यादा आपको नौटंकी नजर आएगी। और इसीलिए आपकी जानकारी के लिए कि इंडियन टेलीविजन का जो रेवेन्यू है वो 40% ड्रॉप हो चुका है। हर एक टीवी चैनल से लोग ले ऑफ किए जा रहे हैं, इंक्रीमेंट्स मिल नहीं रहे हैं, नौकरियां कम हो रही हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो आपसे हट चुकी है। और अब इंडस्ट्री कहां चली गई है? यूट्यूब पे चली गई है। तभी हम और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पे ऐड भी चलेंगे। तो ऐड तो वही है जो पहले टीवी पे चलता था, वो अब हमारे यूट्यूब पे चलेगा। तो ये एक रियलिटी है। और यूट्यूब जिस तरीके से मूव किया है, जिस तरीके से इसने लोगों को आवाज दी है, अपने आप को आर्टिकुलेट करने का एक मीडियम दिया है, उसका इम्पैक्ट तो है। और इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जैसा आपने कहा कि इंडियन टेलीविजन यूट्यूब से मूव कर गया। दुख की बात यह है कि एक नेशनल टेलीविजन इकोसिस्टम जो है वो यूट्यूबर्स और यूट्यूब पर रिलाई कर रहा है। तो ये अगर इसको सब चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको टेलीविजन की मजबूरी भी समझ में आएगी। इसका मतलब यह है कि लोग यूट्यूब ज्यादा देखते हैं, यूट्यूब की पॉपुलैरिटी
यूट्यूब के ऊपर जो लोग हैं वो नैरेटिव स्टैब्लिश करते हैं, और उस नैरेटिव के स्टैब्लिश होने पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मजबूर हो जाता है उस नैरेटिव को फॉलो करने के लिए। तो यहां पर पावर आती है इस नैरेटिव बिल्डिंग टूल की, और जो ये आपका जो यूट्यूब जिसको हम हवाला दे रहे हैं, जिसका हवाला ले रहे हैं, ये एक बहुत ही सीरियस डायमेंशन है, क्योंकि यूट्यूबर जो हैं वो किसी संस्था से जुड़े नहीं हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी उस तरीके से नहीं है, एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप कुछ भी चला के निकल सकते हैं, लेकिन टेलीविजन में ऐसा नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब यूट्यूब को आधार बनाकर अपना प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बदहाली के दौर से गुजर रहा है इंडियन टेलीविजन और इंडियन मीडिया। जी, अरविंद, मैं आपसे क्या समझना चाह रही थी, एक्चुअली कर्नल साहब से मैं समझना चाहती थी, लेकिन अभी ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। मैं जो समझना चाह रही हूँ और जो बात मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि किस तरह से जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो पूरे इंडियन जो व्यूअर्स हैं या इंडियन आवाम है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा असर रखते हैं। वो फ्रीली प्रो इंडिया बात करते हैं पाकिस्तान में रहकर, कुछ भी खबर चला देते हैं, और मैं भी बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े जर्नलिस्ट को पाकिस्तान में जानती हूँ, जो रिलायबल सही खबर दिखाते थे और उनके पूरे-पूरे फैमिलीज़ को उठा के ले जाती है आईएसआई। आप भी आई एम श्योर जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसे में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन भारत में जो प्रो इंडिया कंटेंट फ्रीली सब कुछ चलता है, इसके पीछे का मकसद क्या है? इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये इंडियन माइंडसेट्स को हाईजैक करने के लिए या कोई नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए, किस तरह से इस पूरे सिस्टम को, पैरेलल जो सिस्टम क्रिएट किया गया है, इसके पीछे की क्या कहानी आपको समझ में आती है? देखिए, ऐसा है जी, आई एम अ स्ट्रेट शूटर। घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत है नहीं, और अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए भी मेरी जो बातें होती हैं वो कोई सेंसेशनल, मैं कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन मैं एक दफ़ा पहले तो आपके जो सवाल आपने कर्नल साहब से पूछा था कि एडिटोरियल बेस्ड जर्नलिज्म अब हमारे देश से खत्म होता चला जा रहा है, कि खबर आए और उसको कोई फैक्ट चेकिंग करे, उसको देखे, और जब उसकी तस्दीक हो जाए उसके बाद ही आप उसके ऊपर रिपोर्टिंग करें। अब ये कहते हैं जी हमें नहीं पता, फलां शख्स ने कहा है, इसने कहा है, उसने कहा है। रजत शर्मा साहब इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं देश के, उनका प्रोग्राम देख लें आप कल रात का जाके। उन्होंने बेस किसको बनाया इस पूरी स्टोरी के ऊपर? उन्होंने कमर चीमा, आरजू काज़मी, आलिया शाह, तीनों को, जो कि हमारे साथी यूट्यूबर्स का आप कह लें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम से के जो मेहमान होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं थोड़े बहुत। उन्हीं लोगों को बेस बनाया और उन्होंने पूरी स्टोरी इसके ऊपर कर दी। अब रहा सवाल कि जिस शख्स के ऊपर, रोहित शर्मा को मैं सबसे पहले जो है इस बात के लिए जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने व्हाट्सएप पर लिखा है, नहीं सॉरी, ट्विटर पर लिखा है उन्होंने कि जी मुझे बड़ी धमकियां मिल रही हैं, मेरा फोन हाईजैक हो गया है, मेरा व्हाट्सएप हाईजैक करने की कोशिश की गई है, मेरा ट्विटर, मेरा यूट्यूब, सब कुछ हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। भाई मेरा तो किसी ने कोशिश नहीं की आज तक, मैं सच्ची बात बताऊंगा आपको। व्हाट्सएप हाईजैक करना तो दूर, मैं खुद पाकिस्तान गया तो मुझे भी किसी ने हाईजैक करने की कोशिश नहीं की। व्हाट्सएप तो दूर की बात है, और आगे भी जाऊंगा कभी अगर गया तो भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई खबर होती ही नहीं है। आप अगर इतने बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं तो फिर आपको अपनी स्टोरी को बैक करना होता है विद एविडेंस, वरना वो कहते हैं ना, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। फिर आप एक दफा जब आपकी साख पे कोई बदनुमा दाग लग जाए तो उसको धोते धोते जिंदगी बीत जाती है। अब ये साहब, आप पिछले साल, एक साल पहले की मैं आपको यहाँ पे चाहें तो स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ रिपोर्टिंग जो इन्होंने की थी। अब वो उसमें ये जी शी जिनपिंग का इन्होंने कू कर दिया था एक साल पहले, कि वो हाउस अरेस्ट हो गए हैं, ये है वो हैं, और ये देख लें आप, इसका सबूत है जी, मैं अगर आपको यहाँ दिखा सकूं, आप इसको जी। बाद में जूम करके देखिएगा इस वीडियो को। वो हाईजैक हो गए थे। दूसरा ये है कि अब आप ये देखें, मतलब मसाला खबरें देनी है, ना सर है ना पैर है, इसीलिए शायद इनके व्यूज 5,000, 6,000, 10,000 यूं होते हैं, और फिर अचानक ही एक दिन रात 2-3 लाख में चले जाते हैं। अब आप ये देखिए कि इंडिया की जो ऑडियंस है ये उनकी इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाते हैं। प्रोग्राम देखिए आप, ठीक है। अब आपको अगर मैं पास लाके दिखाऊं तो जी, देखिएगा जी। आप, आसिम मुनीर, रिचा चड्डा और जाकिर नायक, अब इसमें तीनों ही आ गए हैं और सबको केटर करते हैं, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। थोड़ा सा ग्लैमर भी है उनकी रिपोर्टिंग में,
उसमें पाकिस्तानी एंगल भी ले आओ भाई, एक फैंटम भी बना दो किसी ना किसी को, तो आसिम मुनीर को ले लो। अच्छा, कोई मजहबी तड़का भी लगाना है, जैसे इमरान खान इस्लामिक टच देते हैं कभी कभार। उनको कहा था ना किसी ने, वो जा रहे थे जब इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए, तो कहा जी आप थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दें। इन्होंने जाकिर नाइक को भी लेकर आ गए। मतलब आप सोचें जरा, एक प्रोग्राम है 22-23 मिनट का, उसमें रिचा चड्ढा भी है, उसमें आसिम मुनीर भी है, जाकिर नाइक भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे जैसे लोगों को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत ये है। तो लेवल है हमारे लोगों की जर्नलिज्म का, उनकी सोच का। मैं इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं किसी खातून की इस तरह से तस्वीर लगाकर और उस पर मैं कोई रिपोर्टिंग भी करूं। क्या बात करूं मैं उस पे? तो एक तो मैं सिरे से खारिज करता हूं, ये फेक न्यूज है इन लोगों की। ये जानबूझकर इस तरह की खबरें चलाते हैं लाइमलाइट में आने के लिए। ये जो साहब हैं, आरजू काज़मी ने तो जो किया, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको कहा कि बीबी तुम चढ़ जाओ इस खबर के ऊपर, तो उन्होंने वो चढ़ गई। लेकिन रोहित शर्मा साहब तो एक इंडियन है, उनको चाहिए था कि वो थोड़ा सा इस पे या तो अपने, अब कल को अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको पकड़ती है कि बताओ अब तुम बरखुरदार, अब तब तक तो तुम्हारा कोई व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश कर रहा था, ये वो, अब तुम आ जाओ यहाँ पे, तुम हाजिरी लगाओ और तुम बताओ क्या सोर्स है। और वहां पे उन्होंने 4 थप्पड़ मार के छोड़ना है फिर कि आइंदा ये काम मत करना। सच्ची बात है, ठीक है, आइंदा आइंदा ये काम मत करना। तो एक तो ये फेक किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। दाऊद इब्राहिम तक जिनकी सोच होती है, जिनके ऊपर जिनके लिंक्स होते हैं, जिनके वहां पे बंदे बैठाए होते हैं जो उनको लाइव बता रहे होते हैं कि अब उसको 2 गोलियां दी गई हैं। आरजू काज़मी बता रही थी, पहले तो उनको खीर खिलाई गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, खीर के अंदर 2 गोलियां थी जहर की। उन्होंने कहा कि नहीं, सर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए खीर नहीं खाऊंगा, जैसे वहीं बैठी थी उसी के ड्राइंग रूम में। ये उनका वीडियो है अभी कुछ घंटे पहले का। फिर कहा कि नहीं, मुझे मेरा कॉफी पीने का मन हो रहा है, तो कॉफी के अंदर फिर 2 जहर की गोलियां दी गई। अब आप अंदाजा करें इस लेवल की रिपोर्टिंग हो मैं रही भी है। कॉफी पी रही हूँ अभी। ठीक है, हाँ हाँ, आप जाके देख सकती हैं। तो ये मुझे भी ये चलना है, कॉफी तो हम भी पी रहे हैं। बस जी, आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्या पता इसमें कुछ हो और मिला दिया हो दानवीर साहब हैं। माय गॉड। मैं आपको बताने लगा हूं, ये फैक्ट है सारा। ये लोग जाके वीडियोस में देख सकते हैं। तो उस खातून की तो मजबूरी है। आप इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी ठीक उसी तरह से है जैसे दिल्ली और गुड़गांव है। सिस्टर सिटीज हैं, ट्विन सिटीज हैं, जुड़ी हुई हैं। आप कब इस्लामाबाद से रावलपिंडी में दाखिल हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। मैंने देखा है, अपनी आंखों देखा, आपको बता रहा हूं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर बैठ के कोई इस तरह की हिमाकत करे, एक मुल्क कहता रहा है पिछले 30 साल से कि दाऊद हमारे यहाँ नहीं है, और उसकी एक जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर दे कि जी वो हमारे यहीं पर था और मर गया और हॉस्पिटल में है, ये है वो है, ये बगैर फौज के आशीर्वाद के नहीं होती, वरना उठा के कब गायब हो जाएंगी पता भी नहीं चलता। इन लोगों को जानबूझकर प्लांट किया गया है। ये फौज की मर्जी से आते हैं। हमारे टीवी चैनल्स पर कोई ऐसा उनका पैनलिस्ट नहीं है जो बगैर एजेंसियों से पूछे और वहां जाके बैठकर और कोई बात कर दे, या कोई कर भी दे तो जिसको एजेंसियों ने कभी सवाल जवाब ना किए हों। ये इम्पॉसिबल है, ये तो मैं आपको बता दूं। अब इनकी एक लेवरेज होती है, इनको कहा जाता है ठीक है आप करें, रिपोर्टिंग करें, ये वो, इंडियन ऑडियंस जो है उनका आप भरोसा जीतें, जो खबर वो चाहते हैं आप वही चलाएं। लेकिन आपकी इसी जो आपकी लेवरेज है, आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो रीच है, जो आपके ऊपर यकीन करती है, हम जब आपको कहें साल में कभी कभार कि जी हमारी भी कोई अंदर से खबर चला दिया करें, तो वो आप चला दिया करें, ताकि हमारा जो बयानिया है, हमारा जो नैरेटिव है, वो इंडिया के सर पे चढ़ जाए, और इतना चढ़ जाए कि उसका मेन स्ट्रीम मीडिया पागल हो जाए और उस खबर को उठा के, और वो हमारी उस वक्त कोई कारस्तानियां जो हो रही होती हैं, कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, वो सप्रेस हो जाएंगी, और ये फेक खबरों का जो बाजार है ये गर्म होके हमारी चोरी जो है वो छुप जाएगी। दिस जी, इज हाउ इट वर्क्स। अब फिर मैं 1-2 बातें और बता देता हूं। जी। आरजू काज़मी पेशेवर जर्नलिस्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर उनको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप नहीं देखेंगे, आप उनकी कोई पब्लिकेशन आपको नहीं दिखाई देगी। वो एक सीधी सादी खातून है जिसको बदकिस्मती से हमारे ही कुछ टीवी चैनलों ने, रिपब्लिक जिसमें सिर्फ फहरिस्त है, उन्होंने जी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं,
मारूफ सहाफी जर्नलिस्ट आरजू काजमी साहिबा पाकिस्तान का पक्ष रखेंगी, कश्मीर पर बात करेंगी। वो क्या बात करेगी बेचारी, उसको पता ही कुछ नहीं है। मैंने सोचा कि इनसे एक इंटरव्यू करूं, तो मैंने बुलाया, मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा जी आरजू काजमी साहिबा मसला कश्मीर क्या है? तो कहती हैं जी कश्मीरी अपना पानी चाहते हैं, इंडिया उनको पानी दे नहीं रहा, वो चाहते हैं कि वो अपना पानी खुद इस्तेमाल करें और उससे पैसा कमाएं। इंडिया जो है उनको उनका पानी इस्तेमाल नहीं करने देता। तो मैंने कहा तो इसलिए वो आके और पत्थर मारते हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए सुन रहा था उनकी बातें। मैंने कहा कि लेट हर स्पीक, जितना बोलती हैं उतना अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा जी, बताएं, आगे बताएं। तो पत्थर इसलिए मारते हैं। मन में मेरे ये चल रहा था, बीबी पहाड़ों पे पानी किसने रोका है? उसने आना है समतल जमीन पर, कश्मीरी पानी का अचार डालेंगे क्या? अब आप अंदाजा करें, आप अंदाजा करें, ये जर्नलिस्ट है और ये इंडियन टीवी चैनलों पर बैठकर बात करती हैं। और मेजर गौरव आर्या साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, कैसे बेवकूफों को, डफर्स को आपने अपने प्रोग्राम में बुला के आप तो इंसल्ट कर रहे हैं इंडिया की जो ऑडियंस है उसकी इंटेलिजेंस की, कि वो इतने बेवकूफ है कि आप किसी को पकड़ के, अगर कोई नहीं है तो आप जिस तरह से क्लास लगाते हैं वैसे ही लगाएं, वही बहुत है। क्या जरूरत है ऐसे जाहिलों को बिठाने के सामने? इससे ये होता है, ऑडियंस देखते हैं, देखा मेजर साहब ने क्या धोया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। ओ भाई, वो जर्नलिस्ट है ही नहीं, उसे पता ही बेचारी को कुछ नहीं है। तो अब आप अंदाजा करें कि ये हम ही ने, हमारे क्रिएट किए गए मॉन्स्टर हैं। और अब पाकिस्तान कहता है यार इन्होंने इसको इतना चढ़ा दिया है, तो ठीक है जी, हम भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इंडिया जी। से उठना बिछोना है, इंडिया से सारा पैसा कमाना है, सब कुछ इंडिया से है इनका। और बीच बीच में अपना प्रोपेगेंडा भी ये डालते रहते हैं। कभी किसी बिल्कुल, इंसान के बारे में पता करना, उसकी पूरी हिस्ट्री आप खंगालें, फिर आपको जी। पता चलेगा। इनकी जरा माजी की जो ट्वीट्स हैं वो तो देखें। मोदी मैंने साहब देखा है। मोदी साहब को ये एक अजगर बताती हैं और फिर कहती हैं कि एक अजगर ने कश्मीर को लपेट लिया है। दूसरी तस्वीर में, दूसरी जो पास वाली तस्वीर है कि अब अजगर जो है कश्मीर को खा गया है, निकल उसको गया। गया है। अब आप अंदाजा करें कि, और फिर ये कर्नल साहब हैं, हो सकता है मेरे इनके बीच में 1000 इख्तलाफात हों, किसी भी मौजू पे हो सकते हैं। इन सब माँ बेटे में होते हैं, भाई बहन में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। लेकिन इनका जो पेशा है वो बड़ा मुकद्दस है हमारे नजदीक। ये जान से देते एब्सोल्युटली। हैं लोग हमारे लिए। तो ये लोग हमारे लिए, जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई कर्नल दानवीर सरहद पे वहां पे बैठा है और हमारे लिए, हम चैन से सो सकते हैं। तो हमारी फौज के बारे में मोहतरमा क्या फरमाती हैं, ये भी आप देख लें जरा, जी, पढ़ के बता देता हूं। जी। पुलवामा अटैक एंड कश्मीर सिचुएशन, इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। टेक अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। किस तरह के लोग हो गए हैं हम? कहाँ तो हम प्राइड लेते हैं इस बात में कि हमारे बंदे सीईओ हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम जिस मुल्क में जाते हैं, जिस एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं, हमारी इज्जत होती है। और एक तरफ हमने जाहिलों की ऐसी फौज खड़ी कर रखी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है हमारे, कोई पूछे। फिर ये आप देखें, और काम क्या आता है मोदी जी को, ही इज अ टेररिस्ट, और आप लोगों ने पीएम बना दिया। कमाल है। इस तरह की आज वो मोदी जी के गुण गाते नहीं थकती भाई। आज वो, मोदी है तो मुमकिन है। तो देखें जी, वो ये आपके उस सवाल का एक तफसीलन जवाब है जो मैंने दिया है कि जी, इनका इंडिया से पैसा कमाना तो मकसद है ही है, उससे भी बड़ा मकसद ये भी है कि ये धीरे धीरे हमें खुश करते हैं, वही बातें कहती हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं। आज दिवाली है, मुमकिन है शायद मैं दिवाली विश करना जो है मुझे याद ना रहे, ये नहीं भूलते हैं कभी भी। इनको हर त्योहार याद होता है। इनफैक्ट मुझे हर त्योहार मुझे याद होता है। अगर अगर इतना ही आपको त्योहार याद है, इतना ही हिंदू धर्म अच्छा है, तो इस्लाम छोड़ क्यों नहीं देते हो भाई? आ जाओ, घर वापसी करो। हम भी खूब जमेगा रंग। वो खुशहाली। बैक पाइपर वाली ऐड आती थी 90s में, हम देखते रहते थे। मिल बैठेंगे आप हम और बैक पाइपर, तो भाई हिंदू धर्म के साथ आप हम और हिंदुइज्म। लेकिन ऐसा नहीं है। और आप, मतलब आप देखते जाएं, आप
किसी भी चीज को उठा के देख ले तो इनका जो तरीकेकार है उसको समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जी, इतना जी। मुश्किल काम नहीं है वो। अब आप अंदाजा करें कि इससे नुकसान किसका होता है। हमारे बड़े-बड़े नामचीन जो जर्नलिस्ट हैं, जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, रजत शर्मा साहब का आपकी अदालत, और वो कोर्ट किसको कर रहे हैं? इन लोगों को। जी। इन लोगों को कोर्ट कर रहे हैं। अब आप अंदाजा करें आप, अंबर साहिबा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अरविंद मैंने देखा जिस तरह जब ट्विटर पे इस पूरी रिपोर्टिंग के बाद और जिस पूरे क्लेम के बाद लोगों की तरफ से गालियाँ या जो भी सवालों का उनको सामना करना पड़ा, तो उसके बाद वो पूरी तरह से करण साहब मैं आपसे ये पूछ रही थी और ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से ये पूरी रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद मैंने आरज़ू साहिबा की एक वीडियो देखी जिसका हवाला अरविंद ने भी दिया। तो वो फुल एक अलग ही एटीट्यूड में नज़र आ रही थी, कही थी इंडियन मीडिया तो ये लोग पागल ही हो गए हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है, तंग कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं और अब मुझसे ये सवाल करें, मुझे गालियाँ दे रहे हैं। अब आप लोग तो चाहते हैं कि मर जाए दाऊद इब्राहिम, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? हम चाहते हैं दाऊद इब्राहिम मर जाए, हम बिल्कुल खुश होंगे जब भी ये खबर आएगी। लेकिन अफ़वाह और उसके पीछे का मकसद और जिस वो आरज़ू साहिबा जो इंडियन व्यूअर्स को कैटर करती हैं, तो इंडिया कंटेंट चलाती हैं, इंडियन टेलीविज़न पे आती हैं, सब कुछ उनका इंडिया से ही चलता है। आज वो इंडिया के बारे में इस तरह से मतलब एक अलग ही एटीट्यूड में बात कर रही हैं, ये क्या तरीका है? देखिए इनफैक्ट मैं ये कहूँगा जब अरविंद की बात से आगे और फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी। जब उन्होंने दिवाली के बारे में ट्वीट किया और कुछ फ़ोटो-वोटो उन्होंने शाया करी, तो हमने उनको टैग करके बोला कि यार इतनी दिवाली तो भाई हम नहीं मनाते जितनी तुमने मना ली है। तो खैर बहरहाल शौक से मनाइए दिवाली और बहुत अच्छी बात है। और मैं ये हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि जो भी इस्लामाबाद में बैठकर और पाकिस्तान में फॉर दैट मैटर कोई भी बैठकर अगर इस तरीके से नैरेटिव पैडलिंग करता है, एक जी। मैंने और अंबर आपने एक इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया हुआ है पहले, कि आप कैसे ज़हनों को कैप्चर कर लेते हैं। आप फॉलोअर्स देखिए तो कितने माइंड्स जो है कैप्टिव हो गए हैं। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा ट्वीट कर देता हूँ जो आरज़ू साहिबा की शान में गुस्ताखी की हो या उस तरीके से परसीव किया जाए, तो लोग मुझे गालियाँ देते हैं। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात रखी जाए जहां एक तरफ अरविंद कह रहे हैं कि भाई कि कर्नल दानवी यानी कि फौजी जो है सरहद पे बैठा हुआ है ये वो और हम चैन से सो रहे हैं, और आपका आप एक बड़े एक हाई पेडेस्टियल पर रखे जाते हैं। ऐसे लोगों को लोग गालियां दे रहे हैं कि यार आप ऐसे बोल कैसे रहे हैं, मतलब कि आरज़ू काज़मी के पक्ष में इतना आई नो। जबरदस्त वो है। मेरी कोई उनसे पर्सनल कोई दुश्मनी है ऐसा कुछ नहीं है, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि ये दिस इज द पावर ऑफ मीडिया। लोगों के जो माइंड्स हैं वो कैप्चर्ड हो गए हैं, और वो कैप्चर्ड माइंड्स को स्विंग करने के लिए आईएसआई उसका इस्तेमाल कर सकती है, करती है, और बगैर उनके सो कॉल्ड आशीर्वाद के बगैर वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नॉट ओनली इन इस्लामाबाद तो बहुत बड़ी चीज है, कहीं और किसी और शहर में भी नहीं कर सकता है ये। आप इट इज नॉट पॉसिबल। और हम सब जानते हैं कि जो भी कोई आजाद ख्याल वाला सहाफी है वो पाकिस्तान में नहीं रुकता, वो उसको मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है। और उन सहाफियों की अगर आप टाइमलाइन देखें तो कभी भी आपको एंटी इंडिया रिटोरिक उसके अंदर कभी नहीं मिलेगी। आप और हम उनको जानते हैं, क्या नाम है उनका, अजहर सईद है, क्या नाम है उसका आजाद आज़ाद सईद। सईद। आज़ाद हाँ सईद। हाँ। तो उसका आप टाइमलाइन देखिए, वो कोई ऐसे वो नहीं करता है, बड़ा न्यूट्रल बैलेंस ही बात करता है, तो वो शुरू से करता है वो। और वो और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है कर्नल साहब, वो इन्वेस्टिगेटिव वो जर्नलिस्ट है, रिपोर्टिंग वही करता है। हाईली क्रेडिबल आदमी है वो, एजाज सईद करेक्ट। तो अब वो आदमी बैलेंस करके चलता है। तो अब जैसे अरविंद साहब ने पुराने ट्वीट्स का हवाला दे दिया,
तो एकदम से जब देखा कि यार यहाँ तो पैसे वैसे बनने का स्कोप तगड़ा है, तो आपने पूरा कलर ही चेंज कर दिया। बहुत जम के दिवाली मनने लग गई। जो फौजी पुलवामा में कत्लो गैरत कर रहे थे, उनकी आप तारीफ करना नहीं भूलती। कसीदे कसती हैं। मोदी साहब से ज्यादा जबरदस्त आज की तारीख में कोई लीडर नहीं है। किसी जमाने में वो अजगर हुआ करते थे। तो दिस इज हाउ इट इज। सो इसका मतलब है, अगर उनसे आप पूछें, मैं तो उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये ऐसी इतनी तब्दीली कैसे? कहते मेरे को पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब मेरे को क्या शऊर आ गया है, तो मैं अभी मेरे को ये पता लग गया है कि ये जो है ऐसा नहीं है, और अब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर आ गई हूँ। सो दैट इज हाउ इट इज मैनेज। अब अरविंद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अरविंद, आप कुछ कहना आपकी चाह रहे हैं? बात में अगर थोड़ा सा इजाफा मैं कर दूं, तो जब मैंने इनका इंटरव्यू किया, जब कश्मीर के हवाले से पूछा कि एक बेसिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अगर आप किसी भी यूट्यूब पे बैठते हैं, टेलीविजन तो बहुत बड़ी बात है जी, तो आपको इतना तो पता होता है कि मसला कश्मीर है क्या, उसका एबीसी तो आपको पता होता है। ये कहती हैं पानी का मसला है, और कश्मीरी पत्थर मारते हैं, पानी के लिए मारते हैं। मैंने कहा पानी के लिए अपने यहां से कोई कश्मीरी हिंदुओं को तो नहीं निकालेगा। पानी नहीं मिल रहा, चलो कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकाल देते हैं। बीबी साहिबा वो कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो इस्लामिक सेपरेटिज्म का इशू है, जिसको आप कह रही हैं पानी का इशू है। ठीक है, उससे आप अंदाजा लगाएं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कश्मीर इशू के ऊपर। फिर मैंने उनसे ये भी पूछ लिया कि जी 65 की जंग किसने शुरू की थी पहले? कहते हैं जी इंडिया ने शुरू की थी। मैंने कहा 71 की? कहते हैं वो भी इंडिया ने शुरू की थी। मैंने कहा कारगिल? कहते कारगिल के बारे में मुझे डॉक्टर इश्तियाक ने बताया, वो पहले हमने शुरू की थी। तो इट टेक्स यू और डॉक्टर इश्तियाक टू नो कि कारगिल की जंग शुरू कैसे हुई थी। शुक्र है डॉक्टर इश्तियाक इस धरती पर हैं, अगर ना होते तो आरजू को पता ही नहीं चलना था कि कारगिल की जंग भाई शुरू किसने की थी। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा काम करें, 2 प्रोग्राम और करें उनके साथ, और उनसे पूछे 65 की जंग कैसे हुई है, 71 की कैसे हुई है। अगर जब हम प्रोग्राम पब्लिश करते हैं ना, नीचे एक डेट आती है कि कब पब्लिश हुआ था, तो कहती हैं आप ठीक कह रहे हैं शायद। तो उन्होंने फिर डॉक्टर इश्तियाक को बुला के, इतनी बेवकूफ है, उन्होंने पूछा भी, ये नहीं कि खुद पढ़ लो थोड़ा सा भाई, ये इस जिस एज में आप बैठे हैं, मोबाइल की एज में, इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे है, बशर्ते आप ढूंढना चाहें। अगर आप में से जो लोग, अच्छा मैंने बहुत ही तमीज के साथ इंटरव्यू किया कर्नल साहब, वो उन्होंने मैंने रीट्वीट देखा भी है, कर दिया, उन्होंने मैंने रीट्वीट भी कर देखा। दिया उसको कि जी बड़ा मेरा प्रोग्राम रहा ये वो तो उनको 24 घंटे बाद जाके पता चला कि भाई मेरे साथ तो गेम हो गई है। जब उन्होंने कमेंट्स पढ़े नीचे, जो लोगों के 1000 के करीब गालियां आई, उनको 24 घंटे तक तो यही पता नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या है आज। वो मैंने देखा है प्रोग्राम। आपने, हाँ जी, एक अगर आप चाहें तो एक छोटी सी उसकी, मैं, लोग कहेंगे अरविंद तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सुना भी देता हूं आपको, आप लोगों को पता चले कि भाई ये वो लोग हैं जिन पर आप आंख मूंद के आप यकीन कर लेते हैं। ये लें जी। मैं जानना चाहता हूं आरजू काज़मी साहिबा के नजदीक कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है, और दोनों तरफ के कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि पानी वो अपनी मर्जी से दें, चाहे भारत को या पाकिस्तान को, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। सबको ये लगता है कि शायद जमीन का मसला है, सबको लगता है शायद कश्मीरियों का मसला है, लेकिन पानी निकलता है पाकिस्तान की तरफ भी आता है। अच्छा, शुक्र है कि ये इन्होंने पानी का मसला बताया। शाम के टाइम अगर प्रोग्राम किया होता तो उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें सोडा का भी मसला है और थोड़ा कुछ स्नैक्स का भी मसला है। तो बात चली है, सर एक बात बताइए, बात चली है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन ऑडियंस कितने जाहिल हैं। मैं बबांगे दोहल ये बात कह रहा हूं, कितने जाहिल हैं हम, इस बात की एक और मिसाल देता हूं। आरजू काज़मी के हस्बैंड हैं फखर यूसुफजई। फखर यूसुफजई आरजू काज़मी के मियां हैं, शौहर हैं, पति हैं। अच्छा, आ जाए एक दफा कर्नल साहब, फिर शुरू के बात बताते हैं इसको। से जुड़े हुए हैं तो एकदम से वो आउट हो जाता है। कोई नहीं प्लीज जी आप जी, बताया। तो मुमकिन है कर्नल साहब आपकी जितनी गहरी दोस्ती आपको पता भी हो ये बात, लेकिन आपने कभी इजहार ना किया हो, मैं इजहार कर देता हूं।
आरजू काजमी और फखर यूसुफजई हस्बैंड वाइफ हैं। बकौल आरजू काजमी ने खुद बताया है मुझे, मैं क्यों ये झूठ बोलूं। अच्छा, अब जैसे इन्होंने कहा ना कि जी दाऊद इब्राहिम ये है वो है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ दाऊद इब्राहिम पे है, वो बताए कि वो जिंदा है कि नहीं है। हमने तो कह दिया उसको तो जहर दे दिया है, वो तो मर गया। अब दाऊद इब्राहिम आके बताए कि नहीं मुझे आरजू झूठ बोल रही है जी, वो आके बताएगा, है ना। कर्नल साहब की आवाज नहीं आ रही शायद। नहीं नहीं, वो बोल नहीं रहे। अच्छा, बोल नहीं रहे। तो ये हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही ड्राइंग रूम में। पता नहीं, उनका शायद कॉल वॉल आ रहा है कुछ। है ये आपका अपने ऑडियंस को ये कहना कि जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फला फला शहर से फखर यूसुफजई। अब वो एक ही ड्राइंग रूम है, उसमें एक ही सफेद दीवार है, उसके पीछे थोड़ा सा गैप देके दो इन्होंने बैकग्राउंड पे स्टूडियोज बनाए हुए हैं। तो जब आरजू रिकॉर्डिंग करती है तो वो अपने वहां बैठी होती है, जो फखर कर रहे होते हैं वहां से कर लेते हैं। अब मसला तब खड़ा हो जाता है कि जब दोनों को रिकॉर्डिंग करनी हो, एक ही हॉल में बैठ के तो ये रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती, वरना आवाज एको करती है। तो उस टाइम में फखर साहब को पास ही में बेडरूम में शिफ्ट होना पड़ता है। आप बेशुमार इनके वीडियोस हैं, उठा के देख लें पिछले 2-3 साल के। एक वीडियो मुझे कोई दिखा दे जिसमें इन दोनों का वही जो इनका रवायती बैकग्राउंड होता है यूजुअली, वो आपको मिल जाए। तो कोई इसमें बुराई नहीं है। आप अपने हस्बैंड का इंटरव्यू करना चाहती हैं, आप ये कहें कि जी हमारे बेडरूम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फखर यूसुफजई साहब। आप ये ना कहें कि जी पेशावर से फखर यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर इतना ही है भाई, एक ही कैमरे के सामने आके बैठ जाओ, अच्छी गुफ्तगू होगी और भी लोगों को और भी अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा। इनफैक्ट उनको सलाह ऐसे देनी ही बोले पड़ेगी। कि आ जाओ जी, इधर ही आ जाओ। हाँ, इनको एक ही सोफे पे बैठकर और आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए मेरे ख्याल से, उमर चीमा और एजाज सईद की तरह इनको बैठ के करनी चाहिए। हाँ, उस तरह से कर ले, वो एक ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन होता है, एक थोड़ा लैग भी नहीं होगा कि यहां से मैं बोलूं उधर तक ट्रांसमिट हो बात, उनको सुनाई दे, फिर वो अपनी बात करें। ऑडियंस के लिए भी आसानी है। और अगर आपने शादी की है तो कोई चोरी तो नहीं की भाई, आपने शरीय तौर पे निकाह किया है तो सबके सामने काबिल कबूल होना चाहिए। वो छुपाने वाली इसमें क्या बात है, छुपाने की इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। और दयानती इसमें ये होती है जब आप ये कहते हैं ना दूसरे शहर से ज्वाइन कर रहे हैं, और जबकि वो आप ही के बेडरूम से ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो झूठ है। बीच में तो बेचारे को उसको बेडरूम भी नहीं, वो हॉल में बैठता था, एक एंट्रेंस के ऊपर बैठता था, पीछे मेन एंट्रेंस का दरवाजा। और मैं देख देख के मुझे हंसी आती थी कि यार ये कि बेवकूफ कौन बन रहा है, मेरे और आपके हमवतन। लेकिन अरविंद और कर साहब, ये सवाल जो लोग उठाते हैं उन्हीं को गाली भी सुननी पड़ती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं आरजू साहिबा ने ऐसे कौन से तीर मारे हैं, ऐसी कौन सी उन्होंने बहादुरी का काम किया है कि सारे लोगों ने दिल जीत लिया है। मतलब लोगों को सिर्फ एंटरटेन करने के अलावा उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इंडियन जो आवाम है उनके दिलों पे वो एकदम राज करती। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो इंडियन आवाम है, एक तो पाकिस्तानी खातून होनी चाहिए, रंग उसका साफ होना चाहिए, और इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह उनकी पूरा जिंदगी जो है बन जाती है इतनी सी बात पे। तो अगर आपको शायद हैरानी ना हो, बहुत सारे इंडियंस तो म्यूट पे प्रोग्राम देख लेते होंगे। तो क्योंकि हमने ये देखा पीछे, वो कौन थी, वो लेडी पाकिस्तान से आई और पूरा हिंदुस्तान पागल हो गया, ये सीमा हैदर। तो आप बताइए, सीमा हैदर ने पूरा इंडिया पागल कर दिया। तो उससे आपको इंडिया के लोगों की एक माइंड सेट जो है वो समझ में आता है कि वो उनका जहन जो है वो किस तरीके का है, क्या बनावट है उसकी। तो फिर आप पाकिस्तानी खातून वहां पे बैठकर और प्रो इंडिया बातें कर रही हैं, अपने ही मुल्क को गाली दे रही हैं, तो वो तो बहुत ही मजेदार काम है, वो तो बहुत ही अच्छा लगेगा लोगों को, एंड पीपल लव इट। So that is how she is popular. अगर मैं अपने यहाँ पे YouTube करके इस्लामाबाद में बैठ के गाली दे देते पाकिस्तान के, और इट इज वेरी सिंपल, अगर मैं इंडिया में बैठकर, जो कि मैं खूबसूरत खातून नहीं हूँ, लेकिन मैं इंडिया में बैठकर और इंडिया की बुराई करूं और पाकिस्तान की वाहवाही करूं, तो मैं भी पाकिस्तान में बहुत हिट हो जाऊंगा, बहुत चलेगा कि यार फौजी कर्नल साहब और इंडिया को गाली दे रहा है और पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। इसके अंदर बस एक खातून भी जुड़ गई हैं जिनका रंग हो रहा है, बस। तो ये एक और डायमेंशन जो है चेंज कर देता है, तड़का जो है तगड़े वाला लग जाता है फिर वो।
लेकिन आप दोनों से मेरा ये एक लास्ट सवाल है। आपने जो सर अभी एक्सप्लेनेशन दी कि ये तड़का है, ये सारा पूरा जो एक इक्वेशन या कॉम्बो अगर हम कहें, इसका कहीं न कहीं जो रिपरकशंस है वो ये कि कहीं न कहीं इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए जो इंडियन माइंडसेट्स हैं उनको कैप्चर तो किया जा रहा है, एक नैरेटिव बिल्ट अप करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालाँकि लोगों को ऐसा लग रहा है सिर्फ़ यूट्यूबर्स ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के भी कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यूट्यूब पे ही जिसपे कहीं न कहीं एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ब्रेन जो पूरा एक एस्टैब्लिश करने के लिए माइंडसेट पाकिस्तान पूरी तरह से नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इन प्लेटफ़ॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों से मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि भारतीय सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है इन फ्यूचर। अभी दाऊद इब्राहिम की खबर आई है, ऐसे ही कोई और खबर आ सकती है, देश में दंगे भी हो सकते हैं। क्या कुछ कदम हो सकते हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार को लेनी चाहिए? क्योंकि एक तरफ से तो हमने एलिनेशन की अपनी एक पॉलिसी अपनाई हुई है, लेकिन ये पाकिस्तान तो हमारे अंदर घुसा हुआ है इन सारे मीडियम्स के ज़रिए। अरविंद पहले आप, फिर कर्नल साहब। जी। देखें जी, भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर कोई क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट है और वो अपनी बात रखते हैं, तो कोई हर्ज नहीं उनका ओपिनियन सुनने में। आपको आखिरकार इस बात का पता भी होना चाहिए कि दूसरे मुल्क में हो क्या रहा है, ख़ास तौर से अगर आपका हमसाया मुल्क हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप इंडियन गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी देखें, एक हकीकत न्यूज़ नाम से एक फेक किस्म का प्रोपेगेंडा यूट्यूब चैनल था, जो 24 घंटे इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया। फिर फेसबुक के ऊपर जम्मू कश्मीर टीवी, जेके टीवी नाम से एक अक्रॉस द बॉर्डर से एक चैनल चलाया जाता था, जिसको यूके से ऑपरेट किया जाता था, तो उसको भी बैन किया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ये देख सकती है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी नहीं हैं, और ख़ास तौर से वो लोग एज़ लॉन्ग एज़ अब उनका एक अपना एक ओपिनियन है, उसमें कोई हर्ज नहीं है जी। हर इंसान का किसी न किसी चीज़ को लेके ओपिनियन होता है। कल को अगर मैं कभी मेरा अगर कोई पाकिस्तान जाना हो दोबारा, वो मुझसे पूछें, तो मैं कहूँगा जी मैं भी 2 कान हैं, आँखें हैं, मैं भी लिखना पढ़ना जानता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, उसके हिसाब से अपना तज़िया करता हूँ। तो उसमें वो कोई किसी को कुछ नहीं कहता। आखिरकार एजाज सैयद भी तो हिंदुस्तान आए ना कुछ वक्त पहले। क्या हमने उनको परेशान किया? नहीं किया। बल्कि वैभव सिंह ने तो उनका अपना एक इंटरव्यू भी किया। तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन जो फेक न्यूज पेडलर्स होते हैं, वो ऐसी खबरें चला के जिससे कि आपके सोसाइटी में कुछ इंस्टेबिलिटी आ सकती है। दाऊद इब्राहिम को लेके इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री है। लेट्स नॉट फॉरगेट इट। मुंबई के फसादात जब हुए बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद, उसमें 900 से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद जब बॉम्बिंग्स हुई तो 257 लोग मारे गए, 750 के करीब जख्मी हुए। तो एक इस तरह की खबरें चला के कल को तो हिंदू मुस्लिम फसादात भी करवाए जा सकते हैं कि जी इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अब अगर यही कह देते कि जी दाऊद के साथ में कोई और एक स्टेटमेंट लगा कि दाऊद ने मरने से पहले ये कहा मुसलमानों को कि चढ़ दौड़ो इनके ऊपर, फिर आप सोचें, हो सकता है ऑल इट टेक्स इज 1 या 2 सनकी लोग जो कहें कि वाकई में हमारे डॉन ने यही कहा है, यही पैगाम है, और वो कुछ कर दे। तो देखें जी, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन चीजों के। और हमारे हमारे मीडिया के ऊपर भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि ये किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनको इनके ऊपर भी थोड़ी सी एक आंख रखनी चाहिए। बावजूद के इसके कि कुछ चैनल्स हैं जो कि पसंदीदा होते हैं हुकूमतों के, कुछ नहीं होते हैं। आजकल तो सारे ही पसंदीदा हैं। हमारे मीडिया ने जो है, सच्ची बात कह रहा हूं मैं तो साहब, हमारे मीडिया ने तो यूक्रेन रूस की दरमियान न्यूक्लियर जंग भी करवा दी। हमारे मीडिया ने, आप अगर जाके और देखें, मैं चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा कौन सा वॉर है जो हमारे चैनल्स के ऊपर नहीं लड़ा गया। अब आप अंदाजा लगा लें, हमारे चैनल ने कहां कहां से रिपोर्टिंग नहीं की। कूद कूद के, छलांगे लगा लगा के हमारे यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं। लोग देखते होंगे, दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है। हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि हम किस, हमारा हर कदम इस चीज के लिए नहीं होना चाहिए कि ये जी इसको हम जो है इसका राजनीतिकरण हम जो है कर दें, इससे हमारा क्या फायदा है। कभी कभार नेशनल इंटरेस्ट जिसको हम सारे दिन पीटते रहते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर सोल सर्चिंग करें कि क्या ये हमारे देश के हित में है। कोई भी ऐसी चीज, मैं ऐसा कोई बयान देने से पहले, बावजूद अगर वो मुसलमानों के भी हो, किसी कम्युनिटी के हो, मैं 10 दफा अपने आप से ये सवाल जरूर पूछता हूं हमेशा कि अरविंद, तुम्हारी इस बात से कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारी कौमों के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो जाए,
या वो एक दूसरे के ऊपर कोई कुछ भी हो जाए, डर लगता है ऐसी बात कहने से। जी, इन लोगों को ये बिल्कुल। बेलगाम घोड़े हैं, तो इनको गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखा जाए। थैंक यू जी। अनिल साहब, आप क्या टेक है इस पूरे सवाल देखिए, पर? बिल्कुल अरविंद ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको समराइज कर लिया है। मैं 100% इनसे सहमत हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रख के और अपने मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म ना हो जाए दुनिया के अंदर और अपने लोगों में, उसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ओपिनियन रखने का अपना हक है, और वहीं फेक न्यूज़ जहाँ से आती है उसके ऊपर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। जैसे अरविंद ने पहले एक सवाल के जवाब में बताया कि एक बहुत ही जाने-माने जर्नलिस्ट, उन्होंने पूरा प्रोग्राम जो है यूट्यूबर्स के ही बयानों को लेकर और उन्होंने पूरा प्रोग्राम चला दिया। तो ये बड़ा दुखद है, और ये चीज को कंट्रोल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप एक लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है, और फिर इसी चीज को कोट कर करके लोग कहते हैं कि यार ये लोग बकवास करते हैं, और फिर कहते हैं कि जी रेवेन्यू 40% कम गिर हो गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया है। तो वो ऐसा यही हो गया है कि आपने पत्रकारिता छोड़कर और पॉपुलैरिटी टीवी सीरियल बनाने शुरू कर दिए हैं। जैसा अरविंद कह रहे थे कि हमने कौन-कौन सी जंग नहीं लड़ी, नॉर्थ कोरिया, फिर आपका यूक्रेन, और कहीं कुछ नहीं होता तो किम जोंग उन, और उससे पहले वो बगदादी। ओहो! कितना जबरदस्त चले भैया ये, कि कुछ नहीं है तो ये चला दो, और लोग चला रहे हैं अपना। और ये हमेशा 9 बजे के बाद होता है, जब आदमी थोड़ा-सा टाइट हो जाता है, तो मजा आता है एकदम विद स्नैक्स। एक आखिरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, जी। माफ करें जी, बहुत सारे जो है ना नहीं, प्लीज़ आप में कहें। बातें होती हैं। जी, अ, मैं बाहर रहता हूँ इंडिया से, जी। लेकिन मेरे बूढ़े माँ-बाप हैं जो उस देश में रहते हैं, जिनसे मिलने के लिए मैं वक़्तन-फ़वक़्तन हिंदुस्तान आता रहता हूँ। अब ज़रा हुँ, आप अंदाज़ा करें, अगर मैं कोई फ़ेक न्यूज़ चलाऊँ और उसके चलते मेरे देश का, जहाँ मैं पला-बड़ा, जहाँ मैंने सारी स्कूलिंग की, लोग माइग्रेट करते हैं जी। ऐसी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। हमारा डायस्पोरा आज हमारा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पूरी दुनिया के अंदर। हम बड़ा प्राइड लेते हैं उसके ऊपर। तो मैंने भी माइग्रेट किया इंडिया से एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में। तो लेकिन मैं अगर इंडिया वापस जाऊँ और कोई मुझे एयरपोर्ट पे वो लैंड होते ही ये पूछे, "तुम ही हो ना वो शख्स जिसने इस किस्म की बात की थी?" आप अंदाज़ा करें कि मेरा वहाँ पे खड़ा होना कितना मुश्किल हो जाएगा। उनकी आँखों में आँखें डाल के उनके सवालात के जवाब देना कितना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ये मानना है, अगर आप अच्छे हैं ना और आप सच्चे हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे आप नॉर्थ कोरिया चले जाएँ, आप इंडिया चले जाएँ या पाकिस्तान चले जाएँ। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि अरविंद, तुम पाकिस्तान चले गए थे अकेले, तुम्हें डर नहीं लगा? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं वो बाकी अब ऐसा है जी, जब वो पीछे से खटाक करके वो इंडिया का गेट जब बंद होता है ना, आगे आपके कदम तभी बढ़ेंगे अगर आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपके दिल में कोई मैल, कोई पाप, किसी किस्म का कोई द्वेष, कोई भावना ऐसी नहीं है। आप अच्छे हैं तो जग अच्छा है। आप हाँ, एक राय ज़रूर रखता हूँ मैं, वो आपके सामने है जी। तो उन्होंने जहाँ कहीं भी मुझसे जो भी सवालात पूछे, मैंने खुल के उन उस बात का जवाब दिया। यहाँ तक कि जब उन्होंने पूछा कि कोई बरखुरदार कुछ शराब वगैरह कुछ लेकर आए हो? मैंने कहा जी ये एक इस्लामिक मुल्क है, मेरी जितनी मालूमात है, तो मैं नहीं लेकर आया। बाकी आपके सामने सामान है, आप खोल के देख लें। तो वो जो रेंजर था, उसने उनके अफ़सर ने कहा, नहीं यार, इसकी नौजवान की आँखों में देखो, ये जो बात कर रहा है। आपकी ज़बान, आपकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं देती जब आप झूठ बोलते हैं। तो बिल्कुल। इंसान को चाहिए कि वो जो भी बात कहे, मैं अपने आप को, आई कंसिडर माई सेल्फ एज़ अ डव, मैं हॉक नहीं हूँ। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो, जो क्योंकि मैं एक सरहद के इलाके से आता हूँ और जिस मिट्टी को हम माँ कहते हैं, उससे माँ के सीने में मैंने अपनी आँखों से 2001 का जब स्टैंड ऑफ था मिलिट्री का, तो जब माइन्स जो डाल दी गई, बहुत सी ऐसी भी थी जो नहीं हम वापस जो है ना धरती से निकाल पाए। लोगों की टाँगें टूटती भी देखी हैं, माल-मवेशी भी जो है ना उनके परखच्चे उड़ते हुए भी देखे हैं। धरती माँ की मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उसके कोख में कभी हम बम फाड़ें। तो ये बात है जी। तो इंसान को चाहिए कि एक हमदर्दी का रवैया रखे, बात से जो असल बात है उसको जो उसके सबके सामने रखे, सच बोलने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल में अमन, प्यार, मोहब्बत की बात भी रखनी चाहिए।
थैंक यू। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है अमन इंसानियत के लिए और इंडिया हमेशा चाहता है कि सभी जगह अमन रहे और ख़ास तौर से जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ रिश्ते बेहतर हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो एक सवाल है और जो कि मुझे लगता है कि एक जेन्युइन डिमांड है टेररिज़्म को लेकर या जितने भी टेररिस्ट हैं उनको लेकर, लेकिन पाकिस्तान उनको पूरा नहीं करता है। लेकिन वो शायद इनको कुछ छोड़े हमारी जी, वो जी, आप अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करता है, तो कर्नल साहब जैसे लोग बैठे हैं उनका जवाब देने के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन वो उसमें हम आज बम एक गोले नहीं चला सकते। देश के अंदर अंबर जी अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन है, अगर आप मुझसे पूछें अरविंद कि जिसको तुम सही मायने में तुम दिल से रिस्पेक्ट करते हो, तो मैं हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनका करता हूं। उनके अंदर किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है। कोई भी त्योहार हो वो सब मिलके बनाते हैं। ये देश तब तक कायम कायम है जब तक कि यहाँ की फौज जो है वो उसका जो है पॉलिटिसाइजेशन नहीं होता, और वो जब तक सेक्युलर है इंडिया में सब कुछ ठीक है। बिल्कुल और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? इससे पहले नहीं मैं नहीं, बिल्कुल, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है अरविंद साहब के आखिरी स्टेटमेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं उसी इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। और बहुत शुक्रिया सर आपका और आप जैसे जितने भी लाखों लोग हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार, अपनी ज़िंदगी और क्या कुछ वो न्यौछावर नहीं करता। उन सभी का बहुत शुक्रिया इंक्लूडिंग कर्नल दानवीर और अरविंद आपका भी बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इस मुद्दे पर आप लोगों ने अपने-अपने इनपुट्स दिए और मुझे लगता है कि जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक अफ़वाह के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप किसी भी इस तरह की खबर के ऊपर आप जाते हैं तो उससे पहले आपको एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि क्या एक ऐसा डॉन जिसको आज तक बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ नहीं पकड़ पाई हैं लेकिन उनको यूट्यूबर्स पकड़ लेते हैं।